हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और चलो, सारा काम तो हो रहा है, जो काम होना चाहिए वो हो चुका है। फाउंडेशन भी रख दी गई है, लेकिन हम दूसरे पहलू की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। और दूसरा पहलू हमारा है इकॉनमी। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि इकॉनमी इज़ द मदर ऑफ एम्पायर। और आज ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को एज इट इज़ रखा, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया। और जो उसका एक्सपेक्टेशन चल रहा है इकॉनमी को लिफ्ट करने का, वो एक्सपेक्टेशन अभी उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें ये जानेंगे वो दो रीज़न कौन कौन से हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को जैसा था वैसा ही रखा। ठीक है, जैसा कि आज ही की बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप याद रखिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। और इसकी हर 2 महीने पे क्या बोलते हैं मीटिंग होती है। उसी में जो है पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाते हैं और उसी पॉलिसी रेट से जो है सारा जो है सिस्टम जो है आगे का क्या होता है डिसाइड होता है। तो ये अनचेंज्ड है, जो पहले थी वही अभी भी है, 4% ही है। ठीक है। अच्छा, अभी सेंट्रल बैंक के गवर्नर का ये बात कहना है कि भाई हम अभी थोड़ा जो एमएसएमई हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन देंगे, उसकी लोन की रीशेड्यूलिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो बैंक हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो ऐसे ही टेंशन में हैं कि एक तो ऑलरेडी किसी तरीके का इकोनॉमिक साइकिल में कोई वो है क्या बोलते हैं रिवाइवल नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ से रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट प्रेशर दे रही है कि लोन बांटने के लिए, और हमारा पहले ही से बैड लोन इतना ज़्यादा है जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब उसके लिए जो है अब एक कमेटी बनाई जाएगी, पैनल बनाया जाएगा, उसको रिव्यू करेगी कि इस स्कीम को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए, इनको लोन वोन दिया जाए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब वो हमें ये बात समझना है कि आरबीआई ने जो है ये रेट को जो है गिराया क्यों नहीं, जितना रेट था उतना ही रेट क्यों रखा। देखो, आपको पता है कि लोकल मार्केट में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए लॉकडाउन चल रहा है ताकि ये कोविड के स्प्रेड को जो है हम कंट्रोल कर सकें। कोविड जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है आपके देश में। ठीक है, वो डेथ रेट कितनी है कितनी नहीं है वो अगला विषय है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोकल मार्केट में लॉकडाउन हो रहा है कोविड के स्प्रेड को रोकने की वजह से, उससे कहीं ना कहीं जो आपका डिमांड है वो डिमांड जो है वो कंसंट्रेंड कर रहा है। कंसंट्रेंड का मतलब होता है कि वो सिकुड़ रहा है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वरी वाला सेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है, जो ये फ्लैट व्लैट आप देखते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल, देखो नॉन ड्यूरेबल में ये है कि आप अपने घर पे दूध अभी भी लेके आ रहे होंगे, लेकिन आप इस समय अपने घर में एसी और रेफ्रिजरेटर खरीद के नहीं ला रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है स्पेशली इन सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि इन सेक्टर्स से जो है थोड़ा मोटा पैसा भी आता है और डिमांड भी अच्छा खासा मार्केट में जनरेट होता है, और थोड़ा जो इकॉनमी होती है वो थोड़ा अपने आप को रिसाइकिल करके थोड़ा अच्छे पोजीशन पे पहुंचती है। तो इस कोविड के वजह से जो है ये जो सेक्टर्स हैं वो गड़बड़ हुए हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये की जा रही है कि भाई ग्रोथ को स्ट्रोक करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अगले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट वो कम करे। लेकिन फिलहाल की बात ये हम करने वाले हैं कि आखिर इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो अपना रेपो रेट जो है वो गिराया क्यों नहीं। क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी बेसिकली उसने जो है 2 से 6% तक का अपना सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट रखा था। कि जो हमारा, क्योंकि जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, उसमें सबसे मेन सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका टारगेट जो है वो रखा था 2 से 6% तक हमारे यहाँ महंगाई होगी। लेकिन एक्चुअली में जून में जो ये महंगाई है वो 6.09% पहुंच गई, मतलब जो टारगेट रखा उसको भी क्रॉस कर गई। तो ये हमारे लिए एक तरीके का रेड फ्लैग है। ठीक है ना, ये लाल झंडा है। लाल झंडा और दूसरा वाला लाल झंडा नहीं, लाल झंडा इकोनॉमी के लिए। विदाउट इकोनॉमी देयर इज नो एम्पायर, अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो एक तरफ इन्फ्लेशन क्या है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इसके वजह से उन्होंने क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को जो है वो डिक्रीज नहीं किया। ठीक है।
दूसरे नंबर पे अगर हम ये बात करते हैं, जो हमारा जो डोमेस्टिक जो है वो फूड इन्फ्लेशन है, वो एलिवेट ही करता जा रहा है। एग्रीकल्चर ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इस कोविड के टाइम पे भी एग्रीकल्चर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसका सबसे पहला रीज़न है कि इस बार थोड़ा मानसून अच्छा है, तो जो खरीफ की फसल है उसकी जो बुआई हुई है वो टाइम पे भी हो गई है, और इसलिए एग्रीकल्चर थोड़ा सा एलिवेशन के मूड में है। बाकी और भी कोई भी सेक्टर जो है वो एलिवेशन के मूड में नहीं है। लगातार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 महीने तक लगातार उसने जो है इंटरेस्ट रेट को गिराता रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरने से क्या होता है, थोड़ा लोन सस्ता मिलता है, लोगों के पास पैसा आता है तो वो उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो जो है जो इकोनॉमी है वो ऊपर जाती है। और सोचो 7 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 115 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट को स्लैश किया, इसके बाद भी जो है इकोनॉमी वो किक स्टार्ट नहीं हो पाई। खुद रिजर्व बैंक का इंडिया का कहना है कि भाई ये नेगेटिव में रहेगी आपकी ग्रोथ, ठीक है। तो ब्रॉडली जो, और उनका भी रिजर्व बैंक के गवर्नर का ये कहना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ग्लोबल, मैं इंडिया की बात नहीं करें, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फ्रगाइल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा बायोंसी आई है। बायोंसी का मतलब ये है कि जैसे फाइनेंशियल मार्केट में आपने देखा होगा सेंसेक्स वेंसेक्स निफ्टी उफ्टी ऊपर गया होगा, उसका बहुत सारा बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि इधर बीच इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए थे इंडिया में, जैसे रिलायंस में फेसबुक का, गूगल का और कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आने की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में तो लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपका रियल एस्टेट मार्केट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है, और जो कोर सेक्टर्स हैं उसमें किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम फिर से यही बात बता देते हैं कि आपको ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सारा इशू अपनी तरफ, इकोनॉमी अपनी जगह, क्योंकि इकोनॉमी इज़ द मदर ऑफ एम्पायर, क्योंकि बिना इकोनॉमी के जो है साम्राज्य नहीं बनेगा। तो अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाए। अब इसका कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि जब तक ये कोविड चलता रहेगा तब तक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे मतलब इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा लोगों की चिंता होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पे अगर हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। रिजर्व बैंक रेपो रेट तो गिरा रहा है ना, वो ये भी कह रहा है कि भाई एमएसएमई को और हम लोन रीस्ट्रक्चर करके देंगे, लेकिन बैंक की और एनबीएफसी की तो ऑलरेडी एक चिंता बढ़ी हुई है, तो कि भाई बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी निकलता जा रहा है। दूसरे नंबर पे अगर वो किसी को लोन देते तो उनका पहले से एनपीए इतना हाई है, तो बैंक ऐसे ही गड़बड़ा रहे हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने बोला है कि भाई हम एक पैनल बनाएंगे, जो पैनल इस पूरे मैटर को रिव्यू करेगा, ताकि हम किसी भी तरीके से जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई हैं इनको रीस्ट्रक्चर कर सके। तो हमारा फोकस अभी फ़िलहाल में जो है उधर की तरफ नहीं होना चाहिए, जिधर की तरफ मैं बोल रहा हूँ, किधर की तरफ होना चाहिए, इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए। इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी उसकी तरफ सोचना ज़रूरी है, रेदर देन कि हम और भी चीज़ों में अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि जब इकोनॉमी नहीं होगी तो एम्पायर कैसे होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय।